मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का वो इलाका जो अपनी सदियों पुरानी खजुराहों की मूर्तियों और मंदिरों की नक्काशी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आज ये खजुराहों के लिए नहीं, उससे बिल्कुल अलग वजह से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली से खजुराहो जाने वाली ट्रेनें अक्सर छतरपुर स्टेशन आने से पहले ही बीच रास्ते में दम तोड़ देती हैं। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा होता है। खासकर मंगलवार और शनिवार के दिन जब ट्रेनों की जंजीर खींचकर उन्हें खेतों के बीच रोक दिया जाता है, तो डिब्बों से इंसानों का एक हुजूम सैलाब बनकर उतरता है। स्टेशन का इंतजार करने की फुर्सत किसी को नहीं है। बाहर खड़ी जीपें, टेम्पो और टांगा एक बेकाबू भीड़ को अपनी गाड़ियों में ठूंसते हैं और धूल उड़ाते हुए 35 किलोमीटर दूर एक गुमनाम से गांव की ओर दौड़ पड़ते हैं। उस गांव का नाम है गढ़ा, जिसे आज दुनिया बागेश्वर धाम के नाम से जानती है। इस गांव की मिट्टी में आज वो रसूख है कि देश के बड़े बड़े मुख्यमंत्री, कद्दावर गृह मंत्री और रसूखदार नेता एक 26 साल के नौजवान के सामने नतमस्तक नजर आते हैं। वो नौजवान जिसे लोग धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, लेकिन जिसने खुद को बागेश्वर सरकार घोषित कर दिया है। एक ऐसी सरकार जिसके दरबार में कानून का नहीं बल्कि पर्ची का राज चलता है, जहां लोग अपना भविष्य लिखवाने के लिए मीलों लंबी कतारों में भूखे प्यासे खड़े रहते हैं। आखिर कैसे धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग नाम का एक साधारण लड़का महज कुछ ही सालों में करोड़ों की आस्था और विवादों का चेहरा बन गया? कैसे एक मरघट पहाड़ी से शुरू हुआ सफर प्राइवेट जेट और लग्जरी काफिलों तक जा पहुंचा? आज हम इसी पाखंड और प्रभाव के साम्राज्य की परतें खोलेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस कहानी की जड़ें मध्य प्रदेश के इसी पिछड़े और धूल भरे गढ़ा गांव से जुड़ी हुई है। गांव के किनारे एक ऊंची पहाड़ी है जिसे कभी लोग मरघट पहाड़ी कहकर पुकारते थे। नाम से ही स्पष्ट है कि यहां गांव के लोग अंतिम संस्कार किया करते थे। पहाड़ी पर 300 से 400 साल पुरानी भगवान शंकर की एक प्रतिमा स्थापित थी। बुंदेलखंड का यह इलाका हमेशा से अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता रहा है, और शायद यही वजह है कि यहां के लोग अपनी परेशानियों से निजात पाने के लिए तंत्र मंत्र, ढोंग ढकोसला और जादू टोने के जाल में आसानी से फंस जाते हैं। शमशान के करीब होने के कारण इस पहाड़ी पर हमेशा से तांत्रिकों और सिद्धि प्राप्त करने का दावा करने वालों का जमावड़ा लगा रहता था। जब दवा काम नहीं करती और गरीबी पीछा नहीं छोड़ती, तो हताश लोग अक्सर इन्हीं शमशान साधनाओं की ओर मुड़ जाते हैं। दावा किया जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गर्ग ने इसी शंकर जी की मूर्ति के पास हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की थी। धीरे धीरे साल 1986 तक आते आते इसे एक छोटे मंदिर का रूप दे दिया गया। सेतुलाल गर्ग यही बैठकर पूजा पाठ करते थे और स्थानीय लोग उन्हें दादा गुरु के नाम से बुलाने लगे। मंदिर बनने के बाद इस पहाड़ी पर कथित तौर पर तंत्र मंत्र, विद्या और चमत्कारों की बातें और तेजी से फैलने लगी, और इसी माहौल में धीरेन्द्र का बचपन बीता, जहां सुबह की आरती से ज्यादा चर्चाएं रात के सन्नाटे में होने वाली सिद्धियों की होती थी। 4 जुलाई 1996 को राम कृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के घर जन्मा धीरेन्द्र अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। घर की माली हालत बेहद खराब थी, लेकिन धीरेन्द्र की आंखों में कुछ और ही सपने थे। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उसने अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया था। वो घंटों मंदिर में बैठता और उन बारीकियों को सीखता जो लोगों को आकर्षित करने के काम आती हैं। देखते ही देखते उसने अपने नाम के पीछे गर्ग हटाकर शास्त्री जोड़ लिया। शास्त्रों का ज्ञान कितना था यह तो बहस का विषय है, लेकिन उसने शास्त्री शब्द के साथ मिलने वाले सामाजिक सम्मान को बाखूबी पहचान लिया था। धीरेन्द्र अक्सर अपनी सभाओं में एक कहानी सुनाता है कि कैसे उसके दादाजी 3 बार उसके सपने में आए और उसे अज्ञातवास पर जाने का आदेश दिया। वो कहता है कि उस समय उसे अज्ञातवास का मतलब भी नहीं पता था, लेकिन पांडवों का उदाहरण देकर उसने खुद को एक ईश्वरीय मार्ग का राही साबित करने की कोशिश की। वो दावा करता है कि उसी अज्ञातवास के लौटने के बाद उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई और उसने दरबार लगाना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह दरबार बहुत छोटा था, जहां गांव के ही परेशान हाल बेहाल लोग अपनी बीमारियां लेकर आते थे और धीरेन्द्र उन्हें चमत्कारी समाधान बताता था। धीरेन्द्र शास्त्री की आधिकारिक वेबसाइट उनके व्यक्तित्व को एक त्यागी और संत के रूप में पेश करती है। वहां लिखा है कि बाबा के पास अपनी सिर्फ एक पुरानी मोटरसाइकिल है और जो कुछ भी दान दक्षिणा आता है वो सब जनसेवा और मंदिर के कार्यों में लगा दी जाती है। वो अक्सर 9 एकड़ जमीन पर कैंसर अस्पताल बनाने और गरीब कन्याओं के विवाह का राग अलापते नजर आते हैं। लेकिन जब हम इस किताबी छवि से बाहर निकलकर असलियत देखते हैं तो मंजर कुछ और ही होता है। आज बागेश्वर बाबा का काफिला किसी बड़े राजनेता या कॉर्पोरेट
टाइकून से कम नहीं है। दर्जनों महंगी गाड़ियों का कारवां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और कई बार प्राइवेट जेट की सवारी उनके साधारण होने के दावों पर सवालिया निशान लगाती है। आखिर एक गरीब परिवार का लड़का जिसके पास रहने को भी कभी पक्का मकान नहीं था, अचानक अरबों के साम्राज्य का मालिक कैसे बन गया? इसका जवाब मिलता है गढ़ा गांव के उन पुराने लोगों से जिन्होंने धीरेंद्र को धूल में खेलते देखा है। चंदला विधानसभा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब धीरेंद्र के परिवार के पास कुछ नहीं था। वे एक पुराने सामुदायिक भवन में बरसाती डालकर गुजारा करते थे और गांव वालों की मदद पर निर्भर रहते थे। ऐसे और तमाम सारे लोगों से जब हमने बात करी, वहां के लोगों से संपर्क किया, तो यही दावे निकलकर सामने आए। लेकिन जैसे ही दरबार की दुकान चल निकली, पैसों की बारिश शुरू हो गई। लोगों को किस तरीके से फंसाना और उन्हें इसमें झोंक देना। प्रसिद्धि पाने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने बहुत सलीके से मीडिया का इस्तेमाल किया। शुरुआती दिनों में उन्होंने छतरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जहां उन्होंने पत्रकारों को गढ़ा की पहाड़ी पर आने का न्योता दिया और दावा किया कि वहां एक ऐसा सिद्ध स्थान है जहां चमत्कार होते हैं। और उन्होंने एक अजीबोगरीब दावा किया कि मंदिर में यदि बल्ब जलाए जाए तो वो अपने आप फूट जाता है। और उन्होंने पर्ची निकालने और भविष्य बताने जैसी तमाम सारी, उस समय के इनके वीडियो भी पुराने वायरल हो रहे थे, मीडिया के सामने उन्होंने रखा और यह बताने की कोशिश की कि आप आइए वहां पर और देखिए हम किस तरीके से चमत्कार करते हैं। हालांकि उस वक्त मुख्य धारा की मीडिया ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि बुंदेलखंड में ऐसे चमत्कारी बाबा हर गली मोहल्ले कूचे में मिल जाते हैं जो इसी तरह का पाखंड फैलाकर बैठे हुए हैं। लेकिन धीरेंद्र को पता था कि अगर उसे बड़ा खिलाड़ी बनना है तो उसे तकनीकी का सहारा लेना होगा। यहीं से सोशल मीडिया की एंट्री होती है। कुछ लोगों की मदद से धीरेंद्र ने धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो काटकर यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप पर डालना शुरू किया और वीडियो में जादू टोना टम्मर और भूत प्रेत भगाने जैसे तमाम सारे कार्टून जैसे वीडियो, जिनको लोग इंटरेस्टिंग तरीके से देखते थे, किसी लड़की का भूत उतारते हुए, किसी को मारते हुए, फनी कमेंट बोलते हुए, कॉमेडी करते हुए, आपने वीडियोस को देखा होगा। और वे वीडियो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गए। और इन वीडियो में यह भी दिखाया जाता था कि कैसे एक नौजवान लड़का किसी अजनबी के मन की बात कागज पर लिख देता है, उनका भविष्य बता देता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने धीरेंद्र को घर घर पहुंचा दिया और अब उसे अखबारों के विज्ञापनों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी मार्केटिंग अब मुफ्त में लाखों भक्त कर रहे थे। जब सोशल मीडिया पर आधार बन गया तो बड़े धार्मिक चैनलों जैसे संस्कार ने धीरेंद्र शास्त्री के साथ हाथ मिलाया और उसके प्रवचन, तमाम सारी चीजें, बड़ी बड़ी भागवत कथाओं का आयोजन होने लगा, जिनमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाने लगे। जल्द ही न्यूज चैनल भी इस दौड़ में शामिल हो गए और बीच बीच में इनके हिंदू राष्ट्र बनाने जैसे दावे और कट्टर सनातनी दिखने की छवि। और आज स्थिति यह है कि न्यूज चैनलों पर धीरेंद्र शास्त्री के दरबार का लाइव प्रशासन वैसे ही होता है जैसे किसी देश के प्रधानमंत्री की कोई बड़ी रैली हो। मीडिया की इसी सनसनी ने उसे धीरेंद्र शास्त्री से बागेश्वर सरकार बना दिया। राजनीतिक पार्टियां जो हमेशा वोटों के सौदागरों की तलाश में रहती हैं, उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में देरी नहीं की। आज बीजेपी हो या कांग्रेस, हर दल का बड़ा नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है, चरणों में पड़ा रहता है, ताकि बाबा के लाखों भक्त के वोट बैंक को साधा जा सके। इसी राजनीतिक संरक्षण ने धीरेंद्र शास्त्री को कानून और व्यवस्था से ऊपर होने का एक अदृश्य कवच प्रदान कर दिया। लेकिन इस चमक दमक और आस्था के पीछे एक काला सच भी छिपा है, जिसकी गूंज अब गढ़ा गांव की गलियों में सुनाई देने लगी है। जैसे जैसे धाम की ख्याति बढ़ी, जो गढ़ा गांव एक बिजनेस हब बनने में तब्दील हो गया। जो जमीनें कभी कौड़ियों के दाम बिकती थी, उनकी कोई कीमत नहीं होती थी, आज उनकी कीमत 80 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच गई है। दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बताती है कि इस विकास की आड़ में बड़े पैमाने पर जमीनों पर कब्जे का खेल चल रहा था। आरोप है कि धीरेंद्र शास्त्री और उनके जो तमाम सारे वहां पर काम करने वाले लोग थे, सेवादार थे, शमशान, तालाब, पहाड़ जैसी सरकारी जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जहां कभी गांव के लोग शव जलाते थे, वहां अब दुकानें तान दी गई हैं। तालाबों को पाट कर बाबा का साम्राज्य फैलाया जा रहा है। स्थानीय लोग दबी जुबान में बताते हैं कि विरोध करने वालों को धर्मद्रोही करार देकर डराया धमकाया जाता है। आस्था का यह शोर इतना ऊंचा है कि जमीन छीनने वालों की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। गढ़ा गांव अब केवल एक गांव नहीं रह गया, वो एक ऐसी फैक्ट्री बन चुका है जहां अंधविश्वास को बेचकर करोड़ों का मुनाफा कमाया जा रहा है। शमशान की शांति अब व्यापार के शोर में दब चुकी है और मरघट पहाड़ी का वो पुराना शिवालय अब एक कॉर्पोरेट मंदिर का हिस्सा मात्र बनकर रह गया है। पत्रकार संतोष सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट एक और चौंकाने वाले सच का पर्दाफाश करती है। पंचायत भवन पर हुआ अवैध कब्जा। गढ़ा गांव में एक सरकारी निधि के 12 लाख रुपए की लागत से एक सामुदायिक भवन बना था, जिसका मुख्य मकसद गांव की एक सार्वजनिक कार्यक्रम संपन्न करना था, जहां पर वो बना हुआ था सामुदायिक भवन। लेकिन आज उस सरकारी भवन पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पूर्ण एकाधिकार है। बाबा ने न केवल उस पर कब्जा किया, बल्कि उसके ऊपर अपने रसूख के दम पर 2 मंजिलें और खड़ी कर दी और उसे अब तो और भव्य बना दिया। आज इसी भवन में बाबा की बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रैलियां होती हैं, दरबार लगते हैं। यहीं पे
वीआईपी मेहमानों से गुपचुप मुलाकातें करते हैं और यही उनका निजी दरबार सजता है। ताज्जुब की बात यह है कि पूरे गांव में किसी ने भी इस सरकारी संपत्ति पर सरेआम हुए कब्जे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सबको पता है कि जिले का कलेक्टर, एसपी और इलाके का थानेदार खुद बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेने आता है। वहां हम जैसे मजलूमों की आवाज भला कौन सुनेगा, ये गांव वालों का कहना है। जिस पंचायत भवन में कभी महज 1200 रुपए में गरीब बेटियों की शादियां हो जाया करती थी, आज वहां बाबा का साम्राज्य और उनके सेवादारों का पहरा है। लोग यह भी स्वीकारते हैं कि उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीनें बेचने के लिए लगातार डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो आसपास के वहां पर जहां मंदिर है, मंदिर के आसपास की जमीनों पर किसानों के कब्जा शुरू हो गया है। मगर खौफ का आलम यह है कि कोई भी कैमरे के सामने आकर कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक खौफ तब और गहरा और डरावना हो जाता है जब हम बाबा के परिवार के खुलेआम दबंगई को देखते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और सत्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जैसे कद्दावर नेता जब खुद बाबा के सामने जमीन पर बिछे हाजिरी लगाते हुए पड़े रहते हैं, तो सोचिए कौन आदमी उनके सामने सर उठा सकता है। उनके छोटे भाई का नाम सालिग्राम गर्ग है। उनके हौसले सातवें आसमान पर चढ़ जाते हैं, किसी को भी जाकर मार देते हैं। गड़ा गांव की एक अहिरवार समाज की एक दलित परिवार में बेटी की शादी थी। एक वीडियो वायरल हुआ था। उस परिवार ने पहले बागेश्वर धाम के सामूहिक विवाह में सम्मेलन में शादी के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में कुछ निजी कारणों से उन्होंने खुद ही कार्यक्रम करने का फैसला किया। यह बात सालिग्राम को अपनी आन बान शान के खिलाफ लगी कि सामूहिक विवाह में शादी क्यों नहीं कर रहा है परिवार। तो 11 फरवरी की रात जब शादी का जश्न दलित परिवार मना रहा था, चरम पर था, तो बाराती खुशी खुशी खाना खा रहे थे, डीजे पर संगीत की धुनें चल रही थी। तभी सालिग्राम गर्ग अपने कुछ गुर्गों के साथ वहां पर पहुंचता है, फायरिंग करता है, हाथ में एक लोडेड पिस्टल खुद लिए रहता है, जिससे वो सरेआम उसे लहराता है। और उसने ना केवल वहां जमकर तोड़फोड़ की, जाति सूचक भद्दी भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, खूब चल्ला हुआ, खूब हो हल्ला हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका। दूल्हे आकाश अहिरवार ने कैमरे पर बताया कि सालिग्राम ने पिस्तौल से 2-3 बार हवाई फायरिंग की थी ताकि पूरा गांव दहल जाए, और इस विवाद की असली वजह सिर्फ इतनी थी कि उस परिवार ने बाबा के सामूहिक विवाह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारी जनाक्रोश और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मजबूरी में शिकायत तो दर्ज की, लेकिन यह पूरी घटना साफ कर देती है कि दिव्य शक्ति का दावा करने वाले इस परिवार के भीतर सत्ता का कितना अहंकार और कितनी हिंसा भरी हुई है। और ये चीखने चिल्लाने वाले लोग, ये जो पागल जैसे लोग जब मंच के सामने करते हैं, और करवाने वाला कौन, शास्त्री मंच से आदेश देते हैं कि इन्हें जंजीरों से जकड़ो, इन्हें जोर से चिमटी मारो, और अचानक से ताली बजाकर दावा करते हैं कि लोग भूत भाग गया है। और उनके हाथ में हमेशा एक कॉपी और कलम मौजूद रहता है, जैसे कि कोई दुखी मरीज उनके सामने पहुंचता है और पर्चा बनाते हैं। वे पलक झपकते हैं उसकी बीमारी, उसके पूर्वजों के नाम, उसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट, उस कागज पर उतारने का स्वयं जो सुमांग होता है वो रचना शुरू कर देते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस इलाज के नाम पर ना तो कोई वैज्ञानिक दवा दी जाती है और ना ही कोई परहेज बताया जाता है, बस थमा दी जाती है एक पुड़िया कथित चमत्कारी भभूत राख वाली। लेकिन बाबा की इस दिव्य डॉक्टरी ने अब मासूमों की जान लेना शुरू कर दिया है। न्यूज मीडिया की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार फिरोजाबाद की एक महिला जो किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, वो अपनी अंतिम उम्मीद लेकर बाबा के दरबार पहुंची थी। वहां घंटों तक तपती धूप में लाइन में खड़ी रही और अंततः अपनी अर्जी लगाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया, और उसके बेबस पति की रोती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लेकिन बाबा के इस तंत्र पर कोई कानूनी आंच नहीं आई, और इसी तरह मिर्गी से पीड़ित एक 10 साल की मासूम बच्ची को उसके माता पिता 1.5 साल तक बाबा के चमत्कार लगवाते रहे। बाबा ने बच्ची के माथे पर भभूत मलकर दावा किया कि वो शांत हो जाएगी, और इसी साल 12 फरवरी को बच्ची सचमुच हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। और पिछले साल 12 फरवरी को बच्ची सचमुच हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। अंधविश्वास की भेंट चढ़ी ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत मौतें हैं जो कभी पुलिस की फाइलों या न्यूज चैनलों की सुर्खियां तक पहुंच ही नहीं पाती। जब इन तथाकथित चमत्कारों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर पहली बार मजबूती से कसा गया तो बाबा के पैर उखड़ने लगे। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानो ने धीरेन्द्र शास्त्री को एक ऐसी चुनौती दी जिसने बाबा के साम्राज्य की नींव हिला दी। श्याम मानो ने प्रस्ताव रखा कि वे बाबा के सामने 10 अजनबी लोगों को खड़ा करेंगे और बाबा को उन सभी के नाम, उनके पिता का नाम और फोन नंबर बिल्कुल सटीक बताने होंगे। अगर बाबा इस परीक्षा में 90% भी सफल होते हैं तो समिति उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देगी, और श्याम मानो खुद सार्वजनिक रूप से उनके चरणों में गिरकर माफी मांगेंगे। और उन्होंने तार्किक सवाल उठाया कि यदि बाबा के पास सचमुच ऐसी कोई दिव्य शक्ति है तो वे देश की सीमाओं पर होने वाले हमलों और बम धमाकों को पहले से बताकर हजारों सैनिकों की जान क्यों नहीं बचाते? वे आतंकवाद की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं करते? धीरेन्द्र शास्त्री ने इस चुनौती का सामना करने के बजाय इसे सनातन धर्म पर हमला बताकर टाल दिया
और उसके तुरंत बाद ही श्याम मानव को अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। जिस समिति ने साहसिक कदम उठाया उसकी स्थापना तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर ने की थी और जिनकी 2013 में इसी तरह के अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने के कारण हत्या कर दी गई थी। बाबा आज भी वैज्ञानिक सवालों का जवाब देने के बजाय अपनी भीड़ को उकसाने और धर्म की आड़ लेने का काम करते हैं। जब वो फंसते हैं या उन पर सवाल उठते हैं या उनको कोई चैलेंज करता है तो सामने वाले को धर्म विरोधी और धर्म पर सवाल खड़ा करने वाला राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही क्या क्या बता देते हैं। दुनिया भर में मशहूर मेंटलिस्ट और माइंड रीडर सुहानी शाह जैसे कलाकार इस पूरे चमत्कार के पीछे छिपे वैज्ञानिक सच को उजागर करती हैं। सुहानी शाह खुद 7 साल की उम्र से जादू कर रही हैं। वे साफ बताती हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से मेंटलिज्म नाम का एक कला है और इसमें आंखों की पुतलियों के मूवमेंट, इंसान के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के लहजे को पकड़कर उसके मन की बात को जान लिया जाता है। यह कोई ईश्वरीय चमत्कार नहीं बल्कि बरसों के अभ्यास से सीखी गई एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। सुहानी ने कई न्यूज चैनलों पर लाइव बैठकर बिल्कुल वैसी ही पर्चियां बनाकर दिखाई जैसी बाबा बागेश्वर बनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस देश को आज आधुनिक प्रयोगशालाओं और उच्च शिक्षा के सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है वहां सत्ताधारी दल भाजपा इस खतरनाक अंधविश्वास में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही है। भाजपा के दिग्गज नेता, मंत्री और सांसद बाबा की हर सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठे नजर आते हैं। सोचिए, इससे डरावनी आशंका पैदा होती है कि भविष्य में कोई राजनीतिक दल उन्हें सत्ता की शीर्ष कुर्सी का उम्मीदवार न बना दे। आज गड़ा गांव की वो मरघट पहाड़ी जहां कभी शमशान की शांति हुआ करती थी वहां अब पाखंड का एक विशाल शोर सुनाई देता है। अंत में सवाल हर जागरूक नागरिक को खुद से पूछना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा समाज छोड़ना चाहते हैं। क्या हम एक ऐसा प्रगतिशील और आधुनिक भारत चाहते हैं जो विज्ञान, न्याय और मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, या फिर एक ऐसा समाज जो ताबीजों, भभूतों, पर्चियों, जादू टोना, पोंगा पंडित और अंधेरे में भटकता रहे। धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग के बागेश्वर सरकार बनने की यह पूरी दास्तां असल में हमारे समाज की सामूहिक बौद्धिक विफलता का एक जीता जागता और कड़वा प्रमाण है। जब तक हम अंधभक्ति को त्याग कर सवाल पूछना शुरू नहीं करेंगे तब तक ऐसे कई और साम्राज्य हमारी लाचारी और मासूमियत की बलि चढ़ाकर अपना मुनाफा कमाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगली वीडियो में इसका जो सेकंड पार्ट जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर यहां तक आने के बाद उनका क्या हुआ, आने वाला प्लान उनका क्या है और आने वाले भविष्य में बाबा बागेश्वर क्या करेंगे और किस तरीके से, कौन उनसे और क्यों और क्या रीजन है जो आज बाबा बागेश्वर इस तरीके से उनको प्रमोट किया गया, एक पार्टी विशेष का सपोर्ट रहा और आने वाले फ्यूचर में और कैसे ये तमाम सारे केसों में इनको आने वाले समय में बचाया जाएगा, सरकार बदलेगी तो बाबा का स्टैंड क्या रहेगा, इन पर एक डिटेल्ड वीडियो सेकेंड पार्ट हम बहुत जल्द लाएंगे। अगर आप लोग इस पर कम से कम 10,000 लाइक और कम से कम 1,000 कमेंट तो होना चाहिए। कमेंट में आप लोग नेक्स्ट पार्ट अगर लिखेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट में बताइए और दूसरों तक शेयर करिए, क्योंकि इन सब चीजों में समय लगता है, मेहनत लगती है और इस मेहनत में अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देते हो या दूसरों तक पहुंचाते हो तो मुझे कमेंट करते हो तो लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हुई है। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।